एक बात पता है दोस्तों, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, कोको कोला, पेप्सी, इन सारे कंपनी के बीच में एक चीज कॉमन है। अगर आप इन सारे शेयर्स के स्टेक होल्डर की लिस्ट देखोगे तो एक कंपनी का नाम आपको हर जगह पे दिखेगा। और इतनी ही कंपनी नहीं, ये लिस्ट खत्म नहीं होती। दुनिया के 5000 से भी ज्यादा कंपनियों के अंदर ये जो कंपनी स्टेक होल्ड करती है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर ये स्टेक होल्ड करती है, जहां पर ये जो कंपनी के मेजर डिसीजन के अंदर पार्ट ले सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट रिसेशन के दौरान इनसे मदद लेती है, बेल आउट प्लान क्रिएट करने में इनसे कंसल्ट करती है, और तो और ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स को पैसे प्रोवाइड करते हैं, मनी लेन करते हैं। आखिर कौन है ये कंपनी? दुनिया की सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कंपनी बनी कैसे? इसकी स्टोरी क्या है? क्या आज के टाइम पे इसके पास पावर है, और कैसे ये आपकी और मेरी लाइफ के ऊपर एक क्लिक से बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है, आज इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। Too big to fail asset manager which handles over $7 trillion in direct management and another $20 trillion through their proprietary software. BlackRock was fantastic. I mean, Larry Fink, with those numbers, he can say whatever he wants. The state's treasurer stating, quote, "We should not allow asset managers such as BlackRock, who have demonstrated that they will prioritize advancing a woke political agenda above the financial interests of their customers." तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक कंपनी की। अब ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आज के टाइम पे ये जो 9.7 ट्रिलियन डॉलर के एसेट मैनेज करती है। आपको आइडिया देने के लिए बता दूं ये नंबर कितना बड़ा है। इंडिया के जीडीपी से जो 3 गुना बड़ा अमाउंट है। अब आप सोचो, एक देश की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा एसेट एक कंपनी अकेली मैनेज कर रही है, तो आप सोच सकते हो कितना इनके पास आज के टाइम पे पावर है। अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो होती है अपने क्लाइंट के पैसे वो जो अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करती है। सारे जो एसेट ये होल्ड करते हैं मोस्ट ऑफ द जो उनके क्लाइंट्स के। सही बात है, यहाँ पर हम लोग बात स्टेक की नहीं कर रहे। इन स्टेक को होल्ड करने के पास जो उनके पास पावर आई है और जिस टाइप से इस पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी आज इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लैक रॉक को जानना है तो आपको मैन बिहाइंड ब्लैक रॉक यानी कि लैरी फिंक, इस कंपनी के सीईओ या फिर इस कंपनी के ओनर, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1952 में इनका जन्म होता है लॉस एंजलिस के एक वेल्दी परिवार के अंदर। अब बचपन से इनको जो पावर की काफी भूख थी, ये हमेशा जो पावरफुल बनना चाह रहे थे। अब उनको लगा कि यार पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा पावर आ सकती, तो उन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करना शुरू किया। एंड उसके बाद उनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि असली पावर एक्चुअली पॉलिटिक्स में नहीं है, असली पावर है पैसों के बीच में। और जब पैसा आता है, लोगों को लगता है यार स्टॉक मार्केट एक शॉर्टकट है, तो वो आ जाते हैं वॉल स्ट्रीट के अंदर, जहां पर ये जो फर्स्ट बॉस्टन कंपनी के अंदर काम करने लग जाते हैं, जहां पर ये जो मॉर्गेज बॉन्ड डिपार्टमेंट के अंदर काम करते। एंड वहां पर काम करते करते इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता है, विद इन अ डिकेड कंपनी को $1 बिलियन का रेवेन्यू बना के देते हैं। इनकी चर्चा चारों तरफ वॉल स्ट्रीट के अंदर होती है, और यहाँ पर सारे लोगों को लगने लगता है यही जाके आगे जो कंपनी की डोर संभालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक सीखने की बात है। अगर एक बंदा इतना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर कमा के दे रहा है, तो डेफिनेटली रिस्की टेक्निक को अपना रहा होगा। एंड अगर आप जो रिस्की टेक्निक को अपना रहे हो, तो कभी ना कभी ये आपके ऊपर डेफिनेटली बैकफायर करेंगी। और वही होता है 1986 में। यहाँ पर जो है एक महीने के अंदर ये जो कंपनी के $100 मिलियन को गवा देते हैं। उनकी बदनामी होती है, कंपनी उन्हें फायर कर देती है। और उसके बाद जो लैरी के मन में एक रिग्रेट होता है कि यार मैंने रिस्क को ठीक से मैनेज नहीं किया। और वही उसी वक्त वो जो ठान लेते कि मैं जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी बनाऊंगा, जो मेरे से ज्यादा बढ़िया कोई रिस्क मैनेज कर ही नहीं पाएगा। उसी के 2 साल बाद वो जो 1988 में ब्लैक रॉक को बनाते बस $5 मिलियन के साथ, कुछ लोगों के साथ मिलके। अब यहाँ पर इस कंपनी को बनाने के बाद विद इन 5 इयर्स ये जो $20 बिलियन के एसेट मैनेज करने लग जाती है। यहाँ पर आपको एक चीज सीखने जैसी है, यहाँ पर कभी भी टाइम जाता नहीं है, टाइम लाता है वो है एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर लैरी के पास एक्सपीरियंस था, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी। अब लैरी को जो कंपनी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल चाहिए था, बिकॉज काफी सारे फाउंडर्स थे, तो बाकी कंपनी के फाउंडर्स को जो यहाँ पर फोर्स किया गया अपने स्टेक बेचने के लिए। तो यहाँ पर एक और एक कंपनी थी ब्लैकस्टोन, जिसने जो ब्लैक रॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, उन्हें प्रेशराइज किया गया। काफी कंट्रोवर्सी हुई, तो यहाँ पर जो ब्लैकस्टोन ने अपने स्टेक को बेच दिया $250 मिलियन के अंदर, और आज भी वो रिग्रेट करते हैं। एनीवेज, उसके बाद अब जो मेजोरिटी स्टेक यहाँ पर लैरी के पास आ चुका था, वो पहले चेयरमैन, उसके बाद उस कंपनी के सीईओ बने, और उसके बाद कंपनी ने मुड़ के कभी देखा ही नहीं। आइए दोस्तों, अब जान लेते कि आखिर ब्लैक रॉक कितनी बड़ी कंपनी है। 9.7 ट्रिलियन के एसेट होल्ड करने का सही मतलब क्या है?
तो देखिए दोस्तों, अगर आप दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी देखो, जितने भी बड़े बड़े कंपनी उसका दिमाग में आपके नाम आ रहा है, जैसे कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, वीजा, मास्टरकार्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, ड्यूस बैंक और न जाने कितने सारे कंपनी। अगर मैं इंडियन कंपनीज की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, इन सारे कंपनीज के अंदर ये जो स्टेक होल्ड करती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में और एक सवाल आता होगा, अगर ये इतनी कंपनी पावरफुल है, इतने ही पैसे बनाती है, तो मैंने आज तक न्यूज के ऊपर इसका नाम कभी क्यों नहीं सुना? बिकॉज इस कंपनी के सीईओ को पता है कि एनोनिमस रहने में ही सबसे बड़ी पावर है। अगर चाहे तो ये 24 घंटा ये जो हर एक मीडिया चैनल के ऊपर दिख सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज अगर आप इनके मीडिया के अंदर के स्टेक देखो तो हर एक बड़ी मीडिया हाउसेस के अंदर ये स्टेक होल्ड करते हैं। जैसे कि फॉक्स के अंदर 18%, 16%, सीडीएस के अंदर 13% जो है, कॉमकास्ट के अंदर, जिसके अंदर आपका जो एनबीसी, सीएनबीसी और स्काई आता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया के 90% मीडिया के अंदर ये जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली स्टेक ओन करते हैं। बट ये खुद नहीं चाहते कि आपको पता लगे कि इतने बड़े $1 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इतने बड़े कंपनीज के अंदर, इतने सारे कंपनीज के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर स्टेक होल्ड करने का मतलब क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप जो गूगल के अंदर 4-5% का स्टेक होल्ड कर रहे हो, इसका मतलब आप जो उस कंपनी के प्रोमोटर बन जाते हो। अब जब भी गूगल को बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी कंपनी को एक्वायर करना पड़ेगा, इंटरनल पॉलिसीज के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, तो हर बार मुझे जो गूगल को आके मुझे यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी पावर यहाँ पर मेरे पास वोटिंग राइट्स आ जाते जो कि इस कंपनी के पास है, भले पैसा क्लाइंट्स का क्यों ना हो। बट देखिए दोस्तों, ये बात स्टेक की नहीं है। यहाँ पर इस कंपनी के अंदर स्टेक होल्ड करने से जो डेटा इनके पास आता है, सेंसिटिव डेटा को ये एक्सेस करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी का। अब बात अगर मैं सेंसिटिव डेटा की कर ही रहा हूँ तो अलादीन की बात कर लेते। इनके पास अलादीन है। अब अलादीन क्या है? कोई इंसान नहीं, इनके पास एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम इन्होंने अलादीन रखा है। अब ये जो 5000 कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, यहाँ पर ये जो 24 घंटे काम करता है, इनकी मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स के मिलियंस ऑफ ट्रेड्स को डेली एनालाइज करता है, उनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की रिस्क को मैनेज करता है। अब यहाँ पर जो उनकी इन्वेस्टमेंट को लेकर फ्यूचर प्रिडिक्शन भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दूं कि अगर आप जो इंडिया के अंदर किसी एक सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, एग्जाम्पल के लिए होटल इंडस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो ये सारा डेटा को प्रोसेस करेगा, सारे डेटा को देखेगा, फिर ये आपको बताएगा कि शायद थर्ड वेव कोरोना की आ सकती है, या फिर अगर आ सकती तो कितना नंबर्स में इम्पैक्ट डाल सकती है। तो मैंने बस सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिया, इससे भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को ये जो मैनेज करती है। देखिए दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी इनकी सर्विस को यूज करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट सर्विस को। जी हाँ दोस्तों, और ब्लैक रॉक इनसे जो करोड़ों रुपए की फी चार्ज करता है। अब अलादीन को प्रिडिक्शन करने के लिए इसको चाहिए होता है डेटा, और डेटा का उनको एक्सेस मिल चुका है, अथॉरिटी मिल चुकी है। बड़े बड़े बैंक का सेंसिटिव डेटा इनके पास आ सकता है, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा इनके पास है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का डेटा इनके पास आ चुका है। बिकॉज $9.7 ट्रिलियन के एसेट ये खुद के मैनेज करती है, और बाकी सारे कंपनी उसकी मिला के ये जो $20 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करते हैं। दुनिया में होने वाले सारे एसेट में से 10% एसेट ये जो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो, आपका और मेरा डेटा इनके पास मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर आप जो कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या आपका स्टेटस है, आप कहाँ पर घूमने जा रहे हो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज यूरोप की सबसे बड़ी बड़ी सेक्टर के अंदर इनका जो इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हो, आप जो ब्रश करने चले जाते हो, अब यहाँ पर आप जिस कंपनी का पेस्ट यूज कर रहे हो, आप देखते हो इसके अंदर ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया है, तो आपको ब्लैक रॉक पसंद नहीं है, तो आप उस कंपनी को छोड़ देते हो, दूसरे कंपनी का पेस्ट यूज करने लग जाते हो, उसके अंदर भी ब्लैक रॉक ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप कहते हो यार मैं ब्रश नहीं करूंगा आज के टाइम, मैं जाके मोबाइल के अंदर नेटफ्लिक्स देखूंगा। अब जिस मोबाइल से आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो उसके अंदर भी उस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, नेटफ्लिक्स के अंदर भी उनका इन्वेस्टमेंट है। तो फिर आप कहते हो यार चलो छोड़ो, मैं मोबाइल को नहीं देखूंगा, मैं टीवी के अंदर न्यूज को देखूंगा। बड़े बड़े न्यूज चैनल के अंदर भी उनका इन्वेस्टमेंट है। आप छोड़ते हो चलो यार मैं बाहर जाता हूँ घूमने, कोई शॉपिंग करता हूँ, तो बड़े बड़े कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, काफी सारे ब्रांड्स के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो उन्हीं के ब्रांड से परचेसिंग कर रहे हो, तो आप जो शॉपिंग को छोड़ देते हो और आप कहते हो कि अब इसे छोड़ता हूं मैं और जाके जो किसी लोकल शॉप से शॉपिंग करता हूं ताकि उसको बेनिफिट हो, तो फिर आप अपनी कार निकालते हो, कार कंपनी के अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट है। तो आप कार छोड़ देते हो, बाइक निकाल दो,
बाइक के अंदर जो आप पेट्रोल या फिर गैस भर रहे हो उसके अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट है। तो फिर आप जो कोई सोलर या फिर इलेक्ट्रिक कंपनी को यूज करने लग जाते हो, उनके अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद फिर आप जो लोकल शॉप के अंदर जाते हो, फिर आप जो सामान परचेस कर लेते हो, सामान का बिल करते हो, जो आप मास्टर कार्ड यूज कर रहे हो या फिर वीजा यूज कर रहे हो, उसके अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट है। बैंक आप यूज कर रहे हो, उनके अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट है। तो आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के ऊपर इनका कंट्रोल है कहीं ना किसी परसेंटेज के अंदर। मैं आपको बस आइडिया देने के लिए बता दूं, यहाँ पर इनको जो है अमेरिका के अंदर बैंक्स को रेगुलेट या फिर एडवाइस करने का अथॉरिटी मिल चुका है। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बिकॉज जिन बैंक्स को ये रेगुलेट करने वाले थे उन बैंक्स के अंदर ये खुद ही स्टेक होल्ड करते, तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो पहली कंपनी बनी है जो कि चाइना के अंदर आप जो इन्वेस्ट कर सकती है, तो ये जो अब चाइनीज कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है और उसके अंदर ये जो हिकी विजन कंपनी के अंदर रिसेंटली इन्वेस्ट कर चुके हैं, जहां पर ये जो अब करती क्या, ये जो कैमरास बनाती है, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जहां पर ये जो चाइना के गली गली मोहल्ले के अंदर ये जो कैमरा बिठाने वाले और हर एक पब्लिक की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखने वाले। तो आप सोच सकते हो चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है, तो ये आप किस तरीके से ये जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि इतना एक कंपनी के ऊपर पावर देना, जहां पर ये जो गवर्नमेंट से भी बड़ी बन जाती है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, दो देशों के बीच में वॉर करवा सकती है या फिर सुलह भी करवा सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो है पूरे इकोसिस्टम को डिजाइन कर सकती है, पैसे का फ्लो को डिजाइन कर सकती है। बाय द वे दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लैरी फिंक एक अच्छे इंसान है, उनके इरादे काफी नेक है, बट इतना बड़ी पावर किसी कंपनी को देना यार कितना सही है और कितना गलत, मुझे आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।